बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल को सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं। 11 जो नशिस्तें हैं पंजाब की वो तो पहले ही डिवाइड हो चुकी हैं और 11 नशिस्तों पे अब पंजाब की तो इलेक्शन नहीं होगा, अब दीगर सूबों की नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। लेकिन सिंध की जो सूरत हाल है वो काफ़ी आज धींगा मुश्ती का शिकार रही, उटक पटक चलती रही है। आप सिंध असम्बली का आज का इजलास देखे हैं, कल के जो इल्ज़ामात लगे उसमें आज एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि एक मेंबर कौमी असम्बली की तरफ मेंबर सूबाई असम्बली की तरफ से ये बयान दिया गया कि पीपल्स पार्टी ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की वीडियो भी मंजर आम पे आई, अब उसको भी लेकर काफ़ी वावेला मचाया जा रहा है। तो सेनेट इलेक्शन जिसको शफाफ बनाने के नारे लगाए जा रहे थे, अपोजिशन की जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए गए, विफाकी हुकूमत की जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए गए, इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करना थी। तो इस सारी सूरत हाल में पुराने तरीकाकार को लेकर ही वही मंडी सजेगी, वही भी उपार होगा। तो सवाल यह है कि हमने जो अपने नुमाइंदगान मुंतखब किए थे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कहां पर है। अब ये तरीकाकार शफाफ किस तरीके से होगा? क्या हम इसी तरीकाकार के तहत जिंदगी गुजार देंगे और निजाम मफलूज रहेगा? इसी सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए वज़ीर आपकी मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले वीडियो का जिक्र करते हैं जो सैयद अली हैदर गिलानी की सामने आई है। अब उस वीडियो में एक तो वोट अपने उम्मीदवार को देने का वो तरीका बता रहे हैं, दूसरा ये बता रहे हैं कि अगर इनको नहीं देना तो जाया किस तरीके से करना है। अब हम जब मॉरल वैल्यूज अपनी डिसाइड करते हैं कि हम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और शहरी को कहते हैं कि आपको टर्न आउट अच्छा बनाना चाहिए, दूसरी जानिब हमारे उम्मीदवार ये कर रहे हैं, हम जाएं तो जाएं कहां? देखिए, सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक पहलू है कि हमारे सबसे मुकद्दस ईवान बाला में पहुंचने के लिए जो चोर दरवाजे नकबदनी और कुर्सियां वोट हो रही हैं, ये एक जमहूरियत और पसंद जो लोग हैं उनकी सोच की नफी भी है। और ये एक जमहूरियत से उस सोच पे ये एक मनफी और नाकाबिले फहम वो हथकंडा है जिसकी जितनी भी वजाहतें पीपल्स पार्टी की क़यादत दे, इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है कि एक अपने लिए वोट मांगना और एक मुखालिफ के वोट को मुस्तिद करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना, ये दो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। ये एक ही कड़ी के साथ जुड़ा सिलसिला है। इसका मकसद ये है कि किसी तरह वोट तो नहीं है, उनके पास नकली का तादाद नहीं है मैंने की या मेंबर की, लेकिन वो सेनेट में पहुंचने के लिए बेताब है और उसके लिए हर कानूनी गैर कानूनी हथकंडा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हर वो चाल जो है अल्टीमेटली कानून का मजाक हो, आपकी अपनी रवैयात के मुंह पे तो है, वो हर उस अमल को दोहरा रहे हैं। देखिए, आज वाली जो वीडियो है ये अल्टीमेटली वज़ीर आज़म इमरान खान के खतरात जो उन्होंने इससे पहले भांप लिया था उसी सिलसिले की आज वो घंटी बजी है और वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और वो जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की निशानदेही वज़ीर आज़म कर रहे थे, ये अल्टीमेटली उसकी अमली तस्वीर बन गई है। तो अब डॉक्टर साहबा, आज का जो शख्स सामने नजर आ रहा है जिसे पीटीआई का एमएनए कह रहे हैं, पता चला वो एमएनए कौन है? और उसके बाद अगर वाकई ये सारा काम शुरू हो गया, अब तो वीडियो से नजर आना शुरू हो गया, बड़ा चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं, तो खरीदो फरोख्त तो हो चुकी होगी, सब कुछ हो चुका होगा, अब आप क्या करेंगे? देखिए, आपको इस निजाम को बदलने की जद्दोजहद है और उसके साथ जुड़े जो गले सड़े निजाम के बेनिफिशरीज हैं वो हर जमात में और हर जगह पे मौजूद है। उसको आप उसकी नफी नहीं कर सकते। इसको बदलने के लिए जो इलेक्शन का साफ शफाफ और मुनसिफाना तरीकाकार है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वो ही इस गंदगी को साफ करने में मावन बन सकता है। और वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी के जरिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म
की ऑप्शन अपोजिशन को दी। जो कमेटी बनी है उसने वो रिफॉर्म्स प्रपोज किए जिसमें बायोमेट्रिक्स भी शामिल है। बदकिस्मती से अपोजिशन का जो एक इमेच्योर रवैया वो हमेशा किसी भी कौमी मफाद के जो इनिशिएटिव है उनकी राह में। साहब ये तो हो गया, अब आपने बचाव के लिए क्या किया है? कितने वोट है कल आपको? क्या आपके लोग जो हैं जिनकी ये वीडियो दिखाई जा रही है, क्या आप समझते हैं कि आप लोग कल इलेक्शन इस्लामाबाद की नशिस्त जीत जाएंगे, केपीके से जीत जाएंगे, बलूचिस्तान से, सिंध से जीत जाएंगे? देखिए जितने भी कंडे अपोजिशन इस्तेमाल कर ले, इंशाल्लाह इस्लामाबाद की सीट भी हम जीतेंगे और पीटीआई अपनी तमाम सीटें शेयर करेगी। अपोजिशन के ये जो मनफी हथकंड और ओछा वावेल है और जिस तरह के उनके आइन और कानून के साथ जायज़ खिलवाड़ है कि वो वोट जो किसी भी जमात के मेंबर का अपनी जमात के ऊपर वो उसका अमानत है कि जिन्होंने उसको चुना और उसकी टिकट पे मुंतखब हुआ वो उसी को वोट दे। डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि बलूचिस्तान में आपने इत्तेहादियों को तो मना लिया, लेकिन सिंध के अंदर आपकी जमात के जो अपने लोग हैं, जो मुनहरिफ हैं, जो वोट नहीं देना चाहते, उनको ना मनाने की वजह क्या है? देखिए उनको भी मनाएंगे हम, लेकिन कब? कल की पोलिंग के बाद? अभी शाम तक, कल शाम तक वोट डालने तक का टाइम जो है बड़ा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टाइम है और उस टाइम में हमें रूठू को मनाना आता है। और देखा कि पीटीआई के अंदर जो है एक दूसरे की खैंचातानी और आजादाना राय का इजहार जो है वो होता रहता है, लेकिन जहाँ पार्टी क्राइसिस में आती है, इमरान खान को मेम्बरान की जब जरूरत पड़ती है तो सब एक हो जाते हैं। इमरान खान की काज पे सब एक है, उस काज पे यकजा है और इंशाल्लाह ये वोट जो है इमरान खान की आइडियोलॉजी का वोट है और जो नाराजगी जितनी भी हो, लेकिन मोर जो है वो इमरान खान की आइडियोलॉजी को ही पीटीआई का मेंबर देगा। डॉक्टर साहबा कहा जा रहा है कि पंजाब से, जनूबी पंजाब से खासकर यूसुफ रजा गिलानी ने बहुत काम कर लिया और जनूबी पंजाब से उन्हें अच्छा सरप्राइज मिलेगा। आप क्या कहती हैं, क्या आपके जितने वोट है कौमी असम्बली में आपको उससे ज्यादा मिलेंगे, उतने मिलेंगे, कम मिलेंगे? देखिए हमारा टारगेट तो ये है कि जो हमारा प्रोपोर्शनेट रेशियो हमने अपनी नंबर की कैलकुलेशन की है, हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे और जिसमें हमें अपनी सीट को शेयर करना है। अपोजिशन के वोट तोड़ के ज्यादा लेने का हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी जितनी सीटें बनती हैं 181 ले लेंगे, तो फिर हमने नॉमिनेशन की है 181 ले लेंगे और इंशाल्लाह लेंगे। और यानी 181 वोट आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है और जो डिजिट्स आपने फाइनल किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से हवाले से अपना वक्त देने के लिए। लेकिन नाजरीन, अफसोस का मकाम यह है कि जिस तरह की वीडियोस मंजर आम पे आई, जो असेंबली में कार्रवाइयां देखने में आई, वहां पर कतील शफाई की नज्म याद आने लगती है कि ज़बाने, दिल, इरादे, जांबाजियां, फैसले, नारे, ये आए दिन के हंगामे, ये रंगा रंग तकरीरें, यहां हर चीज बिकती है खरीदारों, अलल ऐलान होते हैं यहां सौदे ज़मीरों के, ये वो बाजार है जिसमें फरिश्ते आके बिक जाएं, यहां हर चीज बिकती है खरीदारों, बताओ क्या खरीदोगे। सोचने का मकाम है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। नाज़रीन, इसी इशू पे मजीद भी बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेट इंतखाब तो कल होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आज धींगा मुश्ती हुई सिंध असम्बली में और दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे सैयद हैदर गिलानी की जो वीडियो मंजर आम पे आई, उसके बाद एक बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। वफाकी हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेने का मुतालबा करती रही। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है और अब फोरेंसिक उसकी तहकीकात होंगी। कल हो भी सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे
साहबजादे को उस वीडियो की हकीकत के लिए तलब कर लिया जाए तो ये मंजरनामा कौन सा रुख इख्तियार करेगा? सेनेट इलेक्शन में पैसों के लेन देन पर जो बात इस वक्त महाज आरआई की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान लीग नून के रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, जब हम ये समझते हैं कि हम जमहूरियत के नुमाइंदे हैं, जमहूर की बेहतरी के लिए हम काम करना चाहते हैं, और नारा लगाकर हम इक्तदार में आते हैं, तो तब ये लेन देन जो है इसका सियासत से खात्मा कब होगा, किस तरीके से होगा और किसके कहने पर होगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी लानत है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैसे का रिवाज आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ और अभी बहुत ज़्यादा हद तक, कभी तो ओपनली बोली लगती है कि ओके पूल में इतने करोड़ डाल दो, इतने वो करोड़ डाल दे, और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पार्टियां पार्टी फंड के तौर के ऊपर वो मांगती हैं, तो उसको भी रोकना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो इसका देखिए, रोकने का तरीका तो एक ही है कि इसकी सज़ाएं सख्त हों, नंबर 1, और नंबर 2 यही हो कि हम इलेक्शन कमीशन की हदायत के ऊपर अमल करें। हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आनी चाहिए बहैसियत कौम। ये चीज़ें जो हैं ये कानून और लॉ से ये ख़त्म नहीं हो सकती कि आपने मुनाफकत नहीं करनी, आपने पैसे के ऊपर अपना ज़मीर फरोशी नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। पूरी कौम ये चाहती है कि इलेक्शन शफाफ हों और जेन्युइन लोग जो हैं वो सेनेट में भी आए। साहब, आपने कहा ये एक लानत है, इस लानत से हमें निजात लेनी चाहिए और ये पूरी कौम चाहती है। जब आप जानते हैं ये एक लानत है, इस लानत से निजात चाहिए, पूरी कौम ये चाहती है, तो फिर आपकी सियासी जमात जो है जिसने मिसाके जमहूरियत पे इस पे साइन किए थे, अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी मुखालफत में क्यों गए? देखिए, पहली बात तो यह है कि मिसाके जमहूरियत जो है वो कोई एक पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है। इसका एक प्रोसेस है जो होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर इसको लेके आने के लिए एक डिलिबरेट पहले कंसल्टेशन होती है और एक प्रोसेस है, फिर उसको कमेटीज में भेजा जाता है, फिर दोनों हाउसेस की कमेटीज देखती हैं, फिर उसको देखा जाता है कि पोस्टेरिटी के लिए क्या फायदा है, क्या इसका नुकसान होगा, तो उसको फिर चलाया जाता है। इन्होंने उजलत में ये लेके आए, तो हम इन प्रिंसिपल तो इस फेवर में है कि शफाफियत हो, लेकिन साथ इसका एक एंगल ये भी है कि आप उन चंद लोगों की काली भेड़ें जो अपने मफादात की खातर अपने ज़मीर को फरोख्त करती हैं, उनकी खातर आप चंद बाज़मीर लोग जो हैं, जो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे और पार्टी के प्रेशर के बगैर अपने मौजू कैंडिडेट को स्पीकर नेशनल असेंबली बनाना चाहते हैं या चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं या सेनेटर बनाना चाहते हैं, आप उनकी आवाज को दबा देंगे इसलिए कि चंद काली भेड़ें जो है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी ये चले ये बता दें, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आज जो वीडियो सामने आई है, उसकी गुफ्तगू, उसका स्टाइल, उसकी तस्वीर, क्या आज की इस वीडियो के बाद आप एक बतौर पाकिस्तानी, एक बतौर सच्चे पाकिस्तानी, क्या आप समझते हैं कैसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जिनका बेटा वोटों को खरीद रहा है? देखिए, इसमें उम्मीदवार का कसूर नहीं है। पहली बात यह है, ये एक्टिविटी तो बिल्कुल काबिल सताइश नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, उनका बेटा है जन्नत साहब, बेटा उसका सगा बेटा है, उसका अपनी इबादत के लिए वोट मांग रहा है, किसी मोहम्मद बूटे के लिए नहीं। ये देखना जनरल साहब, आप नहीं तो वोट मांगना तो कोई गुनाह नहीं है ना। क्या मांग रहा है, किस तरह मांग रहा है, ये भी देखो। मेरी बात सुनिए मैं राना साहब, जनरल साहब, आप ये देखिए, आम शख्स को, आम शहरी को तरीका बताते हैं कि इस तरीके से वोट कास्ट करें तो आपका हक राय दही इस्तेमाल हो सकेगा। कोशिश ये होती है कि वोट जाया ना हो। अब एक सेनेट का उम्मीदवार तय करना है और वो कौमी असेंबली के मेंबर को तरीका बता रहा हो कि तुमने वोट जाया कैसे करना है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल, मैं आपको मेरी बात पर मुझे मौका दें। देखिए, मैं कभी भी इस बात की तायीद नहीं करूंगा कि आप किसी बंदे को मनफी एक सोच के ऊपर कायल करने की कोशिश करें। ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये उम्मीदवार नहीं कर रहा खुद,
उम्मीदवार का अगर कोई सपोर्टर है, उसका बेटा है, रिश्तेदार है या वैसे वोटर है, वो कर रहा है। लेकिन आप ये देखें कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है। एक उम्मीदवार का बेटा है जो सलाह दे रहा है, और एक वो वोट देने वाला एमएनए है जो दूसरी पार्टी का है, जो आके कहता है कि मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं हफीज शेख साहब को वोट दूं, और शायद वो गिलानी साहब को भी नहीं देना चाहता, वरना तो वो वोट जाया करने का तरीका क्यों पूछता। इसका मतलब है कि उसने कहा कि अगर मैं नहीं देना चाहता उधर भी और इधर भी, तो आप क्या सलाह देते हैं। तो उसके ऊपर उसने इसको कहा कि वोट रद्दी भी हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव रिकमेंडेशन है, मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप पूरी वीडियो सुन लें, तो पूरी वीडियो देख लें, तो उसमें वो कह रहा है कि अगर आप वोट हमें देते हैं तो फिर क्या निशानी होगी, फिर अगर वोट आपने खराब करना है फिर आप क्या निशान लगाएंगे जिससे हमें तस्दीक होगी कि वोट खराब किया आपने। ये पूरी वीडियो में देखिए, ये बात तो ठीक है कि एक बंदा उनसे वोट तो मांग रहा है ना, वोट तो उसने उन्हीं से मांग लिए ना जो दूसरी पार्टी के लोग हैं। अपनी पार्टी के तो इनके महफूज वोट है, उन्हीं से, चूंकि इनकी मेजॉरिटी भी नहीं है, तो वोट तो अगर इनको तवक्को है, कैंडिडेट खड़ा किया है, तो इसलिए है कि दूसरी पार्टी के कुछ लोग जो ये समझते हैं कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक पॉलिटिकल क्लाउट है, सन ऑफ द साइल है, तो उनको वो ज्यादा मौजू कंपैरेटिवली देन ए पर्सन जो कि 3-4 दफा आए मिनिस्टर बने। अगर आप में जमीन जिंदा है तो आपको जब ये वीडियो मंजर आम पे आई तो उसके बाद ये बयान नहीं देना चाहिए कि ये हुकूमत वाले बुनियादी तौर पे हार चुके हैं, हम जीत रहे हैं। आप कम से कम उसकी तरदीद तो कर दें, आप यही कह दें कि हम शर्मिंदा हैं, ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। गिलानी साहब ने तो वो भी नहीं कहा। देखें आई डोंट नो जिलानी साहब ने क्या कहा, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने तो आपको बता दिया ये जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि हम जीत चुके हैं, ये सारे हथकंडे हुकूमती अराकीन के। देखे मेरे भाई, देखो पॉलिटिकल एक टसल चल रही है ना, तो दोनों पार्टियां कहती हैं कि हम जीत चुके हैं, लेकिन कल रिजल्ट सामने आ जाएगा तो एक पार्टी जीतेगी। कोई भी ये नहीं कहता इलेक्शन से पहले कि मैं हार रहा हूं। हर किसी की उम्मीद होती है ना, और वो पुर उम्मीद है यूसुफ रजा जिलानी साहब कि मैं जीत जाऊंगा, चूंकि थोड़े से वोटों का फर्क है, और पार्टी के अंदर इनके जोरदार तरीके से तहरीक इंसाफ के लोग आके सरेआम ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देना चाहते, और कुछ लोग अगर अंदर से भी वोट नहीं देंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये कहना जीत चुके हैं, ये कोई गुनाह नहीं है। जनरल साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, जी कल रिजल्ट सामने आ जाएगा। एक चीज मैं समझना चाहता हूं, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आप बड़े सीनियर तरीन आदमी हैं, जी 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 जी, वो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म, वो साबिक स्पीकर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनकी सपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून का रही है, और कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं बेहतरीन आदमी है। ये बेहतरीन तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगता है कि वो ड्राई क्लीन की एक मशीन है, जो वहाँ पे जाता है ड्राई क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होकर आ जाता है। तो फिर मुझे बता दें ये किस ऐसी मशीन से निकल के आए हैं कि कुछ अर्सा कबल तक आपके लीडर इनके खिलाफ कोर्ट में गए, आपके लीडर इन्हें बेड़िया कहते थे। ये तकरीर मेरी नहीं है, आपके लीडर की है। आपके लीडर कहते थे सबसे पहले ये इस्तीफा दे, आपके लीडर कहते थे ये किसी सूरत में कबूल नहीं है। तो ये कौन सी ड्राई क्लीन की ऐसी मशीन में गए हैं कि अब ये काबिल कबूल भी हैं और ये बेहतरीन भी हैं? देखें, बेहतरीन का लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं आपके लीडर अल्लाह सुने। हाँ अच्छा, नहीं देखिए लीडर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब दो कैंडिडेट सामने आते हैं ना, तो आप कंपैरेटिव बेसिस पे देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर अगर क्लीन तरीन और सबसे मौजूद बंदे हैं तो वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, या आपके शेख साहब हैं, हफीज शेख साहब हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में भी उनसे ज्यादा ऐसे लोग जो काबिल कबूल हों उधर भी होंगे और इधर भी शायद होंगे। तो इसलिए दो का जब आप आपस में कंपैरिजन करते हैं, आप देखें, एक आपके शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो जिस दिन उन्होंने चार्ज दिया दूसरे दिन चले गए, उनका यहां के ब्रेड एंड बटर इशू से क्या तल्लुक है? इसी तरह हफीज साहब का क्या तल्लुक है? तो ये एज ले जाएंगे कुछ चीजों के ऊपर कि जी इनकी एक अपने लोगों के साथ एक अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ तर्ज सियासत क्या है। दुनिया के मॉडल्स देखिए
कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तब हर कोई अपनी कारकर्दगी गिनवाने की कोशिश करता है, मवाखज़ा होता है और बुनियादी तौर पे फैसला किया जाता है कि किसका टेनोर या किस पार्टी का टेनोर अच्छा था। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ ये होता है कि धांधली से वोट डाले गए, पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की गई, पैसे लेके इन्होंने वोट खरीदे, पैसों की वीडियो मंजर आम पे आई। तो हम अखलाकी तौर पे किस नहज तक पहुंच चुके हैं? ये बहुत आपने बड़ी अच्छी बात की है और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और ऑनेस्टली हम हाई मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात की बात करते हैं, हम अल्लामा इकबाल के फ़िक्र ख्याल की बात करते हैं, लेकिन जब आपके अपने मफादात की बात आती है तो हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। यही चीज़ है जिसकी वजह से आज हम तनज़ली का शिकार हैं। तो इसलिए इसकी बेहतरी का तरीका सिर्फ ये है कि आप अपने गिरेबान में देखें, मैं अपने गिरेबान में देखूं, एक तीसरा लीडर है वो अपने में देखे और अपनी तहारत करे। वो जिस तरह है ना कुरान एक वर्स के मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, कि जिस बंदे ने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। हमें ये चाहिए कि हम अगर बहसियत कौम बेहतर करना चाहते हैं तो कम अज कम मैं तो मुनाफिकत ना करूं कि मैं कहूं कुछ और, जब अमली तौर पे मेरा काम आए तो मैं डंडी मारूं। ये यही हम चाहते हैं। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात आपने की। हम जानते हैं कि जनरल क़य्यूम जिनका नाम अब्दुल क़य्यूम जिनका नाम है वो ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि जो शख्स पहले काबिल कबूल नहीं था, बेशक उसके मुकाबले में कोई उससे बुरा बंदा आया, जो पहले काबिल कबूल नहीं था, ये किस जगह लिखा है कि अब काबिल कबूल हो जाएगा? या पहले कौम को धोखा दिया गया या अब कौम को धोखा दिया जा रहा है? नहीं देखिए, पीटीएम कल कहेगी, पीटीएम कल कहेगी, हाँ वो प्राइम मिनिस्टर देखिए जनरल साहब कल पीटीएम कोई ऐसी बात कह देगी। पीटीएम का ये नहीं, आपने भी कहा है कि बतौर इंसान, बतौर सियासतदान हमें अपने अंदर को झांकना होगा, अपनी सलाह करनी होगी, फिर आगे किसी पे करना होगा। तो बतौर इंसान क्या हम दुरुस्त कर रहे हैं? दोनों में, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, दोनों की बात कर रहा हूं। या देखें, नहीं आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, आपका ये अपने तौर पे क्वेश्चन अपनी जायज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये देखना है कि हम किस, अगर तो ये मुस्लिम लीग नून की बात होती और मुस्लिम लीग नून के अंदर किसी स्टेज के ऊपर किसी बंदे की कहीं भी इन्वॉल्वमेंट होती और हमने फैसला करना होता या हमारी क़यादत ने करना होता तो ये क्वेश्चन बनता था। ये फैसला हुआ है पीडीएम के लेवल पर और बंदा जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो एक और पार्टी का है, और हम चूंकि एक बड़े मकसद के लिए मुस्लिम लीग नून आगे आई हुई है कि मुल्क स्लाइड बैक कर रहा है, मुआशी हालत खराब है, इसके कर्जे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला करना होता तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम रिकमेंड ना किया जाता, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से था, इसलिए आप आमादगी आपने जाहिर की आपकी पार्टी ने। बहुत शुक्रिया जैद अब्दुल क़य्यूम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी इशू पे मजीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन को लेकर पैसों की तकसीम इस वक्त जारी है। नाज़रीन, अगर आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते हमारे ही प्रोग्राम में राना अजीम साहब ने यह कहा था कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, मज़ीद वीडियोस मंजर आम पे आएंगी, जिसका एक नतीजा आपने आज की वीडियो में देख लिया है, जिस पर वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से एक्शन लेने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करने की दरख्वास्त कर रही है। और उसी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने भी कल के लिए उसका फॉरेंसिक करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब इस पूरे मंजरनामे को लेकर कुछ हकाइक हैं जो मंजर आम पे हम लाएंगे कि किस सूबे में कितने पैसे तकसीम किए गए, किसने तकसीम किए, किस सीट के लिए किए गए या किस शख्स के लिए किए गए और कितने अशखास को दिए। राना साहब, से जो हॉट फेवरेट पैसों की तकसीम के लिए सूबा समझा जाता है, हमें तो जो बताया गया वो बलूचिस्तान है, तो क्या वाकई इस बार भी बलूचिस्तान ही है या फिर इस बार केपीके और सिंध में भी पैसे की रेल पेल काफ़ी ज़्यादा? देखें जी, इस वक्त चारों सूबों में, पंजाब में अरकान कौमी असम्बली, केपीके में केपीके, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान असम्बली और सिंध के अंदर। लेकिन आपको देखिए, हमने बहुत सी चीज़ें हमेशा ब्रेक की हैं और वो उसी तरह चलता रहा सारा। पंजाब के अंदर मेरे पास बड़ी कंफर्म इंफॉर्मेशन है, पंजाब के अंदर 6 अरब रुपए तक पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। 6 अरब रुपया इन्वेस्ट हो चुका है।
इस्लामाबाद की सीटों के इस्लामाबाद की सीटों के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट जो है करने वाले के लिए, जरा देखिए आज आप जरा मुझे बताएं, ये जो गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आई है, ये कोई बलोचिस्तान असम्बली से आई है, ये KPK से आई है? भाई ये आप कौमी असम्बली के मेंबर है ना, एक तो 22 से शर्म बात है, मैं माजरत से कहूँगा, जहाँ हम उन तमाम अरकान असम्बली को सलूट करते हैं जो पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करते हैं, जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करते हैं, जो अवाम के लिए काम करते हैं, और जो अपना ज़मीर बेचते हैं, जो ख़रीदते हैं, दोनों पे क्या होना चाहिए ये तो अब अवाम ने फैसला करना है। और हम माजरत से इलेक्शन कमीशन को भी इस पे सोचना चाहिए, हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया को भी इस पे सोचना चाहिए, हमारी उन बार काउंसलर्स को भी सोचना चाहिए जो इसमें पिटीशनर बनने जा रही थी। राणा साहब एक सवाल है आपसे, आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया ज़िमनी इंतखाब के हवाले से डस्का का, उसमें यह बताया गया कि माहौल जो था वो वैसा फेयर नहीं था जिस तरीके का होना चाहिए था, दबाव बढ़ रहा था जिसकी वजह से वोट सही कास्ट नहीं हुए, टर्न आउट कम आया। जब आपको एक हलके में इलेक्शन पे माहौल साजगार नहीं दिखाई दिया, तो इतनी वीडियोस, इतने बयानात, इतने हकाइक मंजर आम पे आने के बाद भी आपको माहौल साजगार दिखाई दे? यही तो मैं एक बात करना चाहता हूं, अगर किसी और हलके में पता चले जनाब पहले यहां पे पीपल्स पार्टी जीती थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून जीती थी, अब वहां पे PTI जीती है, तो काम खराब है। अगर अब कौमी असम्बली के उम्मीदवार, कौमी असम्बली के रुकन या सूबाई असम्बली के अरकान, उनकी वीडियो सामने आ जाए, जब अपोजिशन जिसके पास 25 वोट है, एक मैं मिसाल दे रहा हूं, और वो कह रहे हैं मैंने 50 वाले को हराना है, तो या तो वफादारी बदलेंगे या पैसे चलेंगे। अगर वाकई पैसे और वफादारी बदलनी है तो फिर आपके वो आर्टिकल कहां गए, आपकी वो पार्टी की टिकटें कहां गई, आपकी वो वफादारी के नाम कहां गए? ये चीजें इलेक्शन कमीशन को सोचनी चाहिए। माजरत से मुझे पता है हमारी इस गुफ्तगू के बाद बड़ी लान तान भी होगी, कई लोग इस पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन हम तो सवाल रख रहे हैं कि क्या इस वाक़े के बाद क्या इलेक्शन शफाफ हो रही है? राणा साहब एक सवाल और, जैसा कि सैयद अली हैदर गिलानी ने अपनी जो वजाहत दी है उसमें उन्होंने ये बात की कि अगर पहले से ही मोहर लगी हुई मिले, उसने मुझसे ये पूछा कि अगर पहले से ही मोहर लगी हुई मिले और मेरा दिल ना करे उस मोहर पे शब्द करने को, तो मैं फिर उसको डिस्कार्ड किस तरीके से करूंगा? तो क्या ऐसा होता है कि एक उम्मीदवार जो वोटर है वो जाए और उसे जो बैलेट पेपर मिला है वो पहले से मोहर लगा हुआ मिला? वहां पे जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं, टीवी कैमरे लगे हैं, सब के सब अंधे हैं, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, सबकी जो नजरें हैं उससे ओझल होकर पेपर मिलेगा? मुमकिन नहीं है ऐसा, 1% मुमकिन है। मान ले ऐसा मुमकिन है, मान ले, तो इनके पास बेहतरीन हाल था, उस बंदे को मीडिया में लाते, वो मीडिया में आके कहता जनाब हमें वो बैलेट पेपर मिलते हैं जिस पे पहले स्टैंप लगी होती है, हम क्या करें? इससे बड़ा कोई हो सकता था? यार ये कैसे यासर ना करें। मैं आपको बता रहा हूं पंजाब में 6 अरब रुपया चल चुका है, KPK के अंदर 7 अरब से ज्यादा रकम तकसीम हो चुकी है, बलोचिस्तान में 3 अरब रुपया जा चुका है, इसी तरह सिंध के अंदर 6.25 अरब रुपया, 6 अरब 25 करोड़ रुपया ये सिंध के अंदर जा चुका है। इन्वेस्टर कौन है? और सारे इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मुंतहिब बंदों को अपने मुंतहिब कराने के बाद अपनी मर्जी के काम लेने हैं, जिन्होंने हर अपना काम जो है सीधा करवाना है, जिनके लिए आगे ना पुलिस को अहमियत रखेगी ना अदारे को अहमियत रखेंगे। जो पैसे खर्च करता है वो उससे कई गुना ज्यादा कमाता है। तो ये क्यों नहीं नजर आ रहा? ये किसने देखना है? क्या वो आंखें जो हैं उनके आगे पर्दा है? क्या उन आंखों पे पट्टी बंद दी गई जिन आंखों ने इस करप्शन को पकड़ना है? क्या वो लब खामोश हो गए जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठानी है? आज की वीडियो के बाद आप मान लें, मैं यही समझ लेता हूं जो गिलानी साहब कह रहे हैं वही दुरुस्त है। तो ये क्या तरीकेकार है? ये रात के अंधेरे में है, ये किसी सड़क पे खड़े हैं, जरा गौर करें आप, ये सड़क पे खड़े हैं और इस तरह खुफिया, क्या ये बातें खुफिया होती हैं? अगर एक शख्स कह रहा है मुझे बेल्ट पेपर मिलेगा जनाब, स्टैंप लगा हुआ मिलेगा, फिर मैं क्या करूं? तो फिर भाई आप शोर डालो उसी असेंबली में, खड़े हो जो जनाब ये मुझे मिला, ये गलत है, ये खड़े होकर कह दो वहां पे। इससे तो पूरा इलेक्शन ही उल्ट जाना था, हर चीज क्लियर हो जानी थी। आपको यह तो पता है कि 23 पोलिंग स्टेशन पे धांधली हो गई है, इसका इल्जाम लगा देते हैं आप। ये जो हो रहा है इसका इल्जाम कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? इस पे PDM जो है शफाफ इलेक्शन का नारा लगाती है, इस पे PDM क्यों खामोश है? इस पे मौलाना फजल रहमान साहब का बयान क्यों नहीं आया? इस पे जो है मरियम नवाज जो है वो क्यों नहीं बोली? इस पर जो हमजा शहबाज है वो क्यों नहीं बोले? इस पर असरन यार वली की क्यों नहीं बात आई? आफ्ताब शेरपाओ इस पे क्यों खामोश है? देखिए ये सवाल है या सर, ये मैंने आपको जितने पैसे बताए हैं ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं, इलेक्शन गुजरने दें, जब तहकीकात होगी तो चीजें सामने आ जाएंगी, किसको कितने कहां पे पैसे मिले हैं। एक्सपेक्टेशन तो थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की जानिब से कोई मंतिक भरा जवाब आएगा, लेकिन वो आया नहीं।
नहीं यहाँ से नहीं आएगा ना। क्या इस पे जवाब देंगे क्या? मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ, क्या जवाब देंगे? देखिए अभी हमने जनरल अब्दुल करीम साहब से पूछा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहले एक दिली दी, पीटीएम का फैसला है। भाई पीटीएम का फैसला है, पंजाब के अंदर तकसीम में, आपस में तकसीम करते हुए तो आपको पीटीएम नजर नहीं आई। पंजाब में आपने देखा ये तुम्हारा ये हमारा, ओके जी, बदतरीन दुश्मन भी आपको अच्छा लग गया, आपने बैठ के तय कर लिया, मामला खत्म हो गया। ये क्या बात हुई? जहां आपको मिले वो ठीक है, जहां पे हिसाब हो वो बुरा है। देखिए यहाँ से बड़े बुरे हालात हो गए। किस सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? आज आप देखें सिंध असम्बली में क्या हुआ है। और सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगा और जो पीटीआई के रहनुमा है, आदल है ना, क्या नाम है उनका, किनका? अगलीम आदल शेख साहब। आज उन्होंने ज्यादती की, आज उन्होंने मीडिया को कह दिया जनाब आप लोग ब्लैकमेलर हैं। भाई ये क्या? मीडिया तो बेचारा दिखाता है, हम हकायक दिखाएं तो हमें गालियां पड़ती हैं, हम ना हकायक दिखाएं हमें फिर भी बुरा कहा जाता है। आज जो उन्होंने कहा कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैं बतौर एंकर भी, बतौर PFUJ भी इसका मजम्मत करता हूँ। GM जमाली साहब हमारे सदर, उन्होंने भी इसका मजम्मत की है कि ये काबिल कबूल नहीं है कि सियासी जमातें उनकी मर्जी से बात हो तो ठीक है, ना मर्जी से बात हो तो मीडिया को गालियाँ निकालनी शुरू कर दें। तो यह सर बहुत क्लियर और साफ सी बात है, ये जो हो रहा है ना, इस सेनेट इलेक्शन के बाद अवाम का इतबार ख़त्म हो जाएगा। पहले ही पार्लियामेंटेरियन जो है उनके मतलब क्या क्या बातें होती हैं, आप जरा गौर करें ना। आज हर मीडिया ने, हर टीवी चैनल पे क्या चला है, अब तक क्या चल रहा है, यही चल रहा है ना। तो इसके बाद कौन यकीन करेगा कि हम, जिन लोगों ने हमसे कुरान पे हलफ लिया, जिन्होंने कुरान की कसमें खाई, जिन्होंने हलफ जो उठाया वो क्या है, और अब अपना जमीर वो बेच रहे हैं। बात वही है ना कि किस हुकूमत के होते हुए कितने कानून पास हुए, कितनी डेवलपमेंट हुई, हम ये बातें नहीं करते। हमें अफसोस है कि बात ये करना पड़ती है किसने कितना पैसा चलाया, किसने कितनी करप्शन की। राणा साहब, सेनेट इलेक्शन को लेके इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है 181 और 160, ये दो है डिजिट्स जो अभी हैं। हुकूमत की तरफ 181 और अपोजिशन के पास 160, लेकिन अपोजिशन को 12 अराकीन की हिमायत मजीद दरकार है तो वो ऊपर आ जाएंगे। 12 अगर उनकी तरफ चले गए, उनके 12 कम हो गए तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि अपोजिशन इस तरीका कार, मान भी लें, चले मान लें कि हमदर्दियाँ और वफादारियाँ तब्दील करवा ली गई, तो ये 12 उनके पलड़े में पड़ जाएंगे या फिर उनकी अपनी पोजीशन 160 से नीचे आ जाएगी? नहीं, ये 12 नहीं पड़ते उनके पलड़े। मैं आपको फिर बता दूं, कल भी मैंने कहा था, मेरे पास जो इतलात हैं अभी तक, उस इतलात के मुताबिक हफीज शेख जीत रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल, हफीज शेख भी जीत रहे हैं और इनकी खातून जो हैं वो भी नशिस्त में जीत रहे हैं। ये दोनों नशिस्तें जीत रहे हैं। मेरे पास जो एक इतला है, और वो इतला मैं कुछ मुसद्दक़ा ज़राए से दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सी अरकान असम्बली से गुफ्तगू होती है। मैं ख़ासकर उन लोगों से गुफ्तगू करता हूँ जिनके मतलब ये खदशा होता है कि ये बागी है, ये जो है वोट नहीं देगा। जब मैं उससे पूछता हूँ, अपने ज़राए से पूछता हूँ, उनके करीबी हलकों से पूछता हूँ, उनके इर्द गिर्द के लोगों से पूछता हूँ, उनकी चाल चलन, उनके दीगर मामलात को देखता हूँ, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। देखिए हमारे पास ये किसी के पास गैब का इल्म नहीं है, ना हम किसी अदारे के लोग होते हैं कि हमें फौरी पता चल जाए, लेकिन एक बतौर सहाफ़ी ये इंफॉर्मेशन तो होती है ना। हफीज़ शेख जो है कल सरप्राइज़ देंगे, मैं आपको ये बता दूँ, हफीज शेख कल सरप्राइज देंगे। कल का इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन है, आप सेन में रखिएगा। यानी 181 हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कल का इलेक्शन बड़ा मजेदार इलेक्शन है। हो सकता है किसी तरफ से 2 या 3 लोग गैर हाजिर हो जाएं, 1, 2, 3, इससे ज्यादा वोट रिजेक्ट भी नहीं होंगे। राणा साहब, हो किस तरफ से सकते हैं? अभी तक जो देखने में आता है वो तो PTI के लगते हैं। मैं कह रहा हूँ कल सरप्राइज मिलेगा। तो क्या सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा? सेनेट इलेक्शन के बाद बहुत कुछ होगा। मैं आज आपको एक बड़ी खबर दे दूँ। अच्छा, पहले आप सेनेट इलेक्शन, हुकूमत इलेक्शन के बाद ठंड होगी, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन आज की जो मेरे पास इतलात हैं, सेनेट इलेक्शन के बाद मार्च में कोई बड़ा काम होने जा रहा है। मार्च होता है या नहीं होता, इसे साइड पे रखते हैं। एहतजाजी रैली निकलती है या रेला निकलता है, जलसा होता है या नहीं होता, लेकिन मार्च कोई मुश्किल मुझे लग रहा है। मार्च में ये जो गर्मी अचानक तेज़ हो गई है ना, मार्च में मुझे जून जुलाई वाली गर्मी लग रही है सियासी, और इसमें कुछ हो जाएगा, कोई बड़ा चेहरा तब्दील हो जाएगा किसी तरफ से भी। मैं नहीं है कह रहा कि वफाक से हो सकता है किसी सूबे में हो जाए, हो सकता है वफाक से हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून हुकूमत में नहीं आ रही। अंदर से इलेक्शन के बाद PDM को आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कोई यकीन दहानी करवाई। आ जाए ना, असल बात की तरफ आप आए ना यासर, मैं आपको बताऊं हुआ क्या है। आज के इजलास में भी ये बात हुई, इससे पहले भी हुई, अब मुतअद्दिद बार हुई। उन्होंने कहा जी आपने गिलानी साहब को उम्मीदवार नामजद कर दिया है। गिलानी साहब अगर इतने वोट ले जाते हैं
तो उसके बाद इखलाकी तौर पे अगर गिलानी जीत जाते हैं तो इखलाकी तौर पे तो हुकूमत को कायम रहने का कोई हक नहीं है ना, हुकूमत ख़त्म हो जाती है इखलाकी तौर पे। और अगर गिलानी साहब नहीं जीतते तो पीडीएम जो है ये इखलाकी तौर पे अदम एतमाद ला ही नहीं सकती, तो क्लियर हो जाएगा ना। अदम एतमाद में और सेनेट इलेक्शन में या सर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अदम एतमाद में ये होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ आ रही है, इमरान खान से किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता, हफीज़ शेख से किसी को इख्तलाफ हो सकता है। उसके बाद ये होता है अदम एतमाद के बाद कि आपका आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा, अपोजिशन से कौन ऐसा शख्स होगा जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा। क्या कोई इमरान खान से बेहतर होगा? क्या आसफ अली जरदारी साहब होंगे? क्या बिलावल भुट्टो होंगे? क्या मियाँ शहबाज शरीफ होंगे? क्या शाहिदा खान अब्बासी होंगे? क्या कोई और होंगे? कोई एक नाम होगा। तो फिर वो भी देखा जाता है, फिर उस पर बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं और उसका तरीक़ेकार फिर ना साथ में ना तहरीक अदम एतमाद उस वक्त आती है जब कोई साथ हो, जब कोई साथ ना हो तो तहरीक अदम एतमाद नहीं आती। इस सेनेट इलेक्शन में सारी चीज़ें खामोश और मामला न्यूट्रल हैं। मैं आपको बिल्कुल ये बात कन्फर्म कह रहा हूँ, मामला न्यूट्रल है, दोनों इवन पे हैं, दोनों को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, दोनों अपनी अपने बल पे लड़ रहे हैं। और जब अपने अपने बल पे लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान में भी हमेशा हुकूमत की तरजीहात, हुकूमत की कुव्वत ज़्यादा होती है, हुकूमत के पास वसाइल ज़्यादा होते हैं, हुकूमत के पास रास्ते ज़्यादा होते हैं, हुकूमत के साथ लोगों के लिंक्स ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे गिलानी साहब बहुत सी जगहों पे एच ले रहे हैं तो ये भी ज़हन में रखिएगा, हफीज़ शेख साहब के वालिद मोहतरम पीपल्स पार्टी में बहुत इन थे, बहुत इन थे, और हफीज़ शेख साहब के पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े करीबी रूट्स हैं। तो फिर किसी को, हर बंदे को किसी ना किसी जगह से कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, यानी किसी ना किसी को किसी ना किसी जानिब से मार्जिन मिल सकता है। और कर का जो मुकाबला है वो वाकई इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त बड़ी टफ रहेगी। इसमें कौन मैदान मारता है अभी तक के जो एदाद। मैं एक और बता दूं, खाली इस्लामाबाद ना देखें, हम लोग ना सुबह से डिस्कस कर रहे हैं हर चैनल इस्लामाबाद, बाकी सूबों में भी गैर मुतवक्को तौर पर पीडीएम जो है वो परेशान होगी। पीडीएम परेशान होगी, लेकिन इस्लामाबाद की नशिस्त को तो उन्होंने हॉट फेवरेट बना दिया ना, इसलिए कि दूसरे सूबों में नजर ना जाए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं आपके अंदर की बता देता हूँ कि सारी तवज्जो वहाँ पे रहे, दूसरी तरफ से अगर खरीद फरोख्त भी हो जाए तो कोई बात चीज़ नाम नहीं। देखिए अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले पीटीआई के केपीके के एमपी ने क्या कहा है, उसने कहा जनाब मुझे एक पाकिस्तान से बाहर से गैर मुल्की के एक नंबर से फ़ोन आया, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे चिट भी आई है और ऑफर भी हुए कि इतने पैसे ले लो, इसको वोट दे दो। भाई हमने कल कहा था कि अब दुबई के बाद जनाब मलेशिया और उसके बाद कुवैत, इसमें सारा कुछ हो रहा है। मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ, मुझे कहेंगे तो दुबई के 3 इलाकों के नाम भी दे दूंगा जहां जहां पे हो रहा है। मरीना में कौन ठहरा हुआ है? मरीना पे कौन ठहरा हुआ है जनाब? शेख ज़ायद रोड पे किसका घर है? लेन देन जारी है, लेकिन देखना यह है कि पीडीएम को टफ टाइम कहां से मिलता है और उसकी एक्सपेक्टेशन जो है, जो उन्होंने एदादोशुमार सेट कर रखे हैं, उसमें रद्दोबदल कितना देखने में आता है। नाज़रीन दीगर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन राना साहब ने इशारा दिया है कि सेनेट इलेक्शन के बाद कोई तब्दीली हो सकती है। वो तब्दीली विफाक में भी हो सकती है, पंजाब में भी हो सकती है, चेहरे तब्दील हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस तब्दीली का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उस तब्दीली का फ़ायदा किसे होगा, नुकसान किसे है। राना साहब अगर तब्दीली होनी है तो चेहरे ही तब्दील हुए, माजी में भी होते रहे, उसका ज़्यादा फ़र्क क्या कुछ पड़ेगा? और वो सेनेट इलेक्शन की वजह से है या उसकी वजह कुछ और है, जो सेनेट इलेक्शन को देखते हुए थोड़ा सा डिले कर लिया गया तब्दीली? देखें यासर, ज़हन में रखिएगा, मैं वो तब्दीली नहीं कह रहा कि एक छोटा सा वज़ीर बदल गया, मैं ये भी नहीं कह रहा 3 मशीरों को तब्दील कर दिया गया, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई आम सी तब्दीली होगी। ये तब्दीली बड़ी तब्दीली होगी। अच्छा ये तब्दीली नहीं, देखिए मुझे नहीं पता कौन हो सकता है किसी और सूबे का सीएम भी हो सकता कोई स्पीकर भी हो सकता है किसी जगह गवर्नर तब्दील हो जाए। मैं आपको कह रहा हूँ ये बड़े नामों में से कोई चीज़ होगी। हो सकता है वफाक में हो सकता है कोई बड़े 3, 4, 5 जो हैं, टॉप 6 हैं, टॉप 4 हैं या टॉप 5 हैं, उनमें से कोई तब्दीली हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मार्च का महीना जो है ना, ये कुछ मुझे नज़र आ रहा है मेरे पास, जो मेरे ज़राए उस तब्दीली की वजह अब ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। बहुत से अरकान असम्बली से जब पूछा गया कि आप नाराज़ क्यों हैं, कि मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, उनसे पूछा कि आप नाराज़ क्यों हैं, तो उनमें से अक्सरियत में जो थी वो उन लोगों से नाराज़ थी
जिनके ज़ुम्मे कोई और काम थे, मतलब जिनके ज़ुम्मे काम थे कुछ। मतलब एक ने कहा जनाब मुझे बताएं कि मैं आपका MNA हूँ, ठीक है वज़ीर आज़म साहब मसरूफ़ है, वो मुल्क को सीधा करने में लगे हुए हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जनाब फ़लाँ जो शख्स हैं वो मेरे हल्के में फ़लाँ शख्स को oblige करता है, वो मेरे हल्के में आता, मुझे लिफ्ट नहीं कराता, मैं उससे मिलने की कोशिश करता हूँ, मुझे मिलता नहीं है, अपने फ़लाँ फंड जो है फ़लाँ के ज़रिए जा रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? जब ये शिकायत का एक अंबार लगता है तो 2 सूबों के बड़े अहम लोगों के और 2 वफाक के अहम लोगों के नाम सामने आते हैं। राना साहब ये शिकायत तो आजकल में ज्यादा लगी होंगी, आजकल में क्योंकि 2.5 साल में बहुत से अरकान असेंबली ऐसे हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं की। आजकल मैं वही कह रहा हूँ, आजकल तो जनाब हर बंदा मिला, सब ने दिल की भड़ास निकाल ली, सबको मौका मिला कि मैं बताऊं कि जनाब मैं क्यों नाराज़ हूँ। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। अटक से मिलने वाले एक शख्स ने कहा जनाब आपने मेरे हल्के से, मेरे अटक से किसी फ़लाँ को वज़ीर बना दिया, कोई बात नहीं, मुझे इसमें भी इतराज़ नहीं है, आपने कुछ कर दिया, लेकिन जनाब फ़लाँ शख्स ने हमारे साथ ये किया, क्या हम आपकी जमात के मेंबर नहीं हैं? क्या हम आपकी जमात से इलेक्शन नहीं लड़े? क्या हमारी वफादारी में कोई फ़र्क है? अगर हमने किसी जगह कोई बात की है, तनकीद की है, तो उसके बाद हम पे फ़लाँ कदगन लगा दिया गया। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ। फिर जनूबी पंजाब से तलक रखने वाले एक MNA, बड़े तगड़े MNA हैं, उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आज़म साहब आपके लिए तो हम जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमें बताएं हमारे हल्के में आके फ़लाँ बंदे क्या करते रहे। ये जो आप क्या समझते हैं, ये जो 3-4 बड़े इस्लामाबाद बिठाए हुए थे, उन्हें को रोटी खाने के लिए तो बुलाया हुआ था भाई? लोगों की शिकायत थी, उसके अजाले के लिए बुलाया गया था। अजाला करें इनका, इनकी बात सुने, इनकी बात सुनने के बाद मसले को हल करें। क्यों शिकायत है? राना साहब सुनने में ये भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी राब्ते तेज़ किए हों। हाँ, मियां नवाज शरीफ का आज बता दूं जी, आज की बड़ी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ ने अपने मुस्लिम लीग नून के 21 अरकान असम्बली से खुद राब्ते किए। 21 अरकान असम्बली ऐसे हैं जिनका मियां नवाज शरीफ को नाम दिया गया, जिन्हें कहा गया कि मियां साहब आप ज़रा इन्हें हौसला दें, आप इनको थपकी दें, आप इनके साथ खुद बात करें तो हमारे हदशात ख़त्म हो जाएंगे। और उनकी डिमांड भी यही है। जनाब उन 21 लोगों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फ़ोन पे बात की और मियां साहब ने उन्हें थपकी दी। मियां साहब ने उन्हें कहा जनाब कि मैं जल्द, लफ्ज़ कहा गया कि मैं जल्द वापस आ रहा हूँ और इस मार्च के बाद हमारी हुकूमत आने वाली है। ये देखें, हर दिलासा तो होता है ना, किसी को कहने का हक़ भी है, वो कह भी सकते हैं। उसके बाद क्या होता है यासर, मियां नवाज शरीफ की आज आसिफ अली जरदारी साहब से 3 दफ़ा बात हुई, मियां नवाज शरीफ के मौलाना फजल रहमान से बात हुई, मियां नवाज शरीफ की अख्तर मेंगल से बात हुई। ये वो राब्ते हैं जो मियां नवाज शरीफ के आ चुके हैं। इन राब्तों के बाद मेरी इतला, मेरे पास ये एक मुसद्दक़ा इतला है कि सुबह मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में राब्ता होगा, जब शहबाज शरीफ वहाँ होंगे, और तो शहबाज शरीफ को कोई खसूसी हदायत दी जाएगी, ये मैं आपको बिल्कुल। और मियां नवाज शरीफ ने ये अहकामात जारी किए हैं कि मैं कल पोलिंग शुरू होने से लेकर पोलिंग के खात्मे तक लम्हा बलहमा मुझे इतला दी जाए। अगर कोई रुकनी असम्बली गैर हाजिर हो, लेट आ रहा हो, तो उसके लिए भी मुझे बताया जाए, मेरी टीम उसके बाद जाएगी, उसके बाद साथ बात करेगी। और आपको एक और ख़बर दे दूँ, मियां नवाज शरीफ ने आज एक और ड्यूटी लगा दी है। क्या? जिन लोगों पे ने थोड़ा सा खदशा है ना, इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके घरों के बाहर इनके लोग पहुँच गए कि जनाब बहाना ना होने दें, उन्हें लेकर आएँ। अगर कोई MNA हॉस्टल में है, पार्लियामेंट हाउस के बाहर किसी जगह है, किसी होटल में है, तो हर जगह पे एक ना एक शख्स मौजूद होगा जो इन्हें लेकर आएगा। रज़ा साहब सुनने में यह भी है कि सेनेट इलेक्शन के बाद अगर मुतवक्के नताइज वफाकी हुकूमत को मौसूल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने अपोजिशन को भी टफ टाइम देने का फैसला कर लिया, उसके लिए कोई प्लानिंग की है, किसी की जिम्मेदारियां लगाई हैं, वो क्या? देखें जी, आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बहुत सी चीज़ें अभी कुछ रुक चुकी हैं, बहुत से मामला ऐसे हैं जो ठंडे हो गए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ शायद कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत जो है वो इस इलेक्शन को देख रही है, इस इलेक्शन को गुजरने दें। इस इलेक्शन के गुजरने के फौरी बाद हर वो शख्स जिसने जो गलत किया है, मैं फिर वो कहता हूँ लफ्ज़ गलत किया है, जिन पर बहुत से इल्ज़ामात हैं लेकिन वो किसी ना किसी वजह से बच जाते थे, उनमें से 23 लोगों की लिस्टें बनी हुई हैं। 23 लोग हैं, 23 लोग जिनकी लिस्टें मौजूद हैं, जिनके पहले तो सामने लाए जाएंगे अवाम के कि इन लोगों ने ये किया। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, इसके बाद जिन लोगों ने ख़रीदो फरोख्त की है, हुकूमत के पास अहम तरीन शवाहद आ गए हैं। ये जो वीडियो आई है ना, जिस तरह, इस तरह मैं आपको ये भी बता दूं, अभी 3 वीडियो और आनी है, वो इलेक्शन के बाद आए, हो सकता है सुबह तक कोई वीडियो आ जाए।
होता सुबह तक कोई नई खबर भी आ जाए। जनाब, आप पहली दफ़ा होगा कि ख़रीदो फरोख्त करने वाले दोनों को, जिन्होंने लिए और जिन्होंने दिए, दोनों जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लिख लीजिएगा, और ये कार्रवाइयाँ बड़ी सख्त होंगी। मैंने कहा 23 लोग हैं, 23 लोग जो है ना 1 to 1 एक एक करके। तो क्या अपोजिशन हुकूमत की इस हिकमत अमली से बाखबर है? नहीं, ये तो अपोजिशन तो इस वक्त तक जितने पैसे खर्च कर चुकी है, तो वो तो इस मुतमिन है कि शायद कल हम इलेक्शन जीत जाएंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत अखलाकी तौर पे ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। देखिए, अभी तक तो जिसे हम कहते हैं कि किंग मेकर हैं, उसने तो अपोजिशन को यही बताया ना कि आप बेफिक्र हो जाए। जिस तरह अभी दावा हो रहा है कि हमारे वोट पूरे हैं और हम बिल्कुल सब कुछ चेंज कर देंगे, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, कल ऐसा नहीं हो रहा। कल ऐसा नहीं हो रहा। कल बहुत से चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। हमने अपने सुबह टीवी पे बैठ जाना है, सुबह से देखना शुरू कर देना है। पूरी कौम जो है वो इंतज़ार में है कल कौन अपना ज़मीर बेचता है, कौन ज़मीर नहीं बेचता, कौन हक और सच का साथ देता है, कौन पैसों का साथ देता है, कौन किस जगह पे क्या करता है, ये तो कल नज़र आ जाएगा। लेकिन मेरे पास जो मुसद्दक़ा इतलात हैं, जो मेरे पास मुख्तलिफ ज़राए से चीज़ें आई हैं, वो ये है कि इस इलेक्शन के फौरी बाद एक्शन होने, इस इलेक्शन के बाद एक्शन होना। कोई एक अहम शख्सियत ने अपोजिशन को कोई पैगाम भी पहुंचाया? कल का इलेक्शन गुजरने दें, क्यों सारी चीजें थोड़ा सा बता तो देना, ताकि अपोजिशन को यह पैगाम पहुंच चुका है जी कि अगर आप ज्यादा तंग करेंगे, मैं चले बात कर देता हूं, अगर आप कुछ गैर आईनी गैर कानूनी काम शुरू करेंगे और आप ऐसी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो, तो फिर ये पार्लियामेंट नहीं रहेगी। मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूं, फिर ये पार्लियामेंट नहीं रहेगी। हो सकता है असम्बलियां डिसॉल्व कर दी जाए, और अगर इस दफ़ा असम्बलियां डिसॉल्व कर दी गई तो यासर ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ये वाला फिक्रा होगा। बहुत से लोगों के हाथों में बहुत कुछ नहीं आएगा। इसलिए अपोजिशन के अंदर भी अब ये सोच है कि अगर आइंदा 2023 में हमने इलेक्शन में जाना है तो फिर हमें अपनी कैंपेन जारी रखनी चाहिए, और जैसा है वैसे चलने देना चाहिए, और एक नोरा कुश्ती जो है उसे होने दें। इसे नूरा कुश्ती का नाम भी आप दे सकते हैं। यानी कल तक का इंतजार करते हैं, कल जो नताइज मंजर आम पे आएंगे, दुआ करते हैं कि कल जो भी फैसला मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हो, शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए हो। ये जो वीडियोस मंजर आम पे आ रही हैं, इसका भी तदारुक हो सके और आइंदा के लिए बेहतरीन हिकमत अमली तरतीब दी जा सके। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।